हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त राजा और आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ब्लडी बैगर फिल्म की स्टोरी, जो कि 2024 की एक तमिल लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। और यकीन मानिए यह फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है बोस नाम के एक्टर के राजमहल जैसे घर से। डैड, अंकल के बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। कल रात उन्होंने मुझे वॉशरूम में लॉक कर दिया था और बाहर से वॉशरूम की लाइट भी ऑन ऑफ कर दी थी। मैं रात भर अंधेरे में डरता रहा। वो तो सुबह नौकरों ने दरवाजा आकर खोल दिया, तब जाकर मैं बाहर निकला। उन बच्चों ने तो यह भी कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, वरना वो मुझे ऐसे टॉर्चर करते रहेंगे। इस पर शुभम के डैड कहते हैं कि बेटा, तुम्हें उनकी शिकायत बड़े पापा से करनी चाहिए। मैंने की थी तो उन्होंने अपने बच्चों की खूब पिटाई लगाई और अब उनके बच्चे मुझसे और भी ज्यादा नाराज हैं। पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या करेंगे। प्लीज डैड, मुझे यहाँ से लेकर चले जाइए। शुभम के डैड कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं आकर तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। अब जैसे ही शुभम कॉल कट करता है तो उसके कजन्स उसके लिए केक लेकर आते हैं। दोस्तों, बोस के 4 बच्चे थे, बड़ी बेटी मंदाकिनी, बड़ा बेटा रुद्रा, छोटी बेटी राधा और छोटा बेटा कुबेर। आज शुभम का 7वां बर्थडे था, इसलिए ये चारों बहुत ही शरीफ बनकर शुभम के लिए केक लेकर आए होते हैं। वो बहला फुसलाकर मुझे अपने साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहते हैं और फिर बर्थडे बम के बहाने उसकी पिटाई करने लगते हैं। स्टार्ट तो वो हंसी मजाक से करते हैं, मगर आखिर में पीट पीट कर शुभम की जान ले लेते हैं। दोस्तों, मारते नहीं है उसको। इसके बाद सीन फ्यूचर में शिफ्ट होता है। एक भिखारी रोड पे एक आदमी को अपनी कार में पिज्जा खाते हुए देखता है और उसका अभिमान पिज्जा खाने का करने लग जाता है। वो लालच भरी नज़रों से उस पिज्जा को देखता है। उसके मुंह में तो पानी आ रहा था, पर फिर उदास होकर अपना भीख मांगने का काम शुरू कर देता है। भिखारी ऑटो वाले से भीख मांगता है। अरे, सुबह से मेरी बनी नहीं हुई है और मैं तुझे पैसे दूं, निकल यहाँ से। भिखारी कहता है कि सोचो, अगर मेरे पास भी तुम्हारी तरह पैर होते तो मैं भीख मांगता क्या? नहीं ना, मैं भी तो ऑटो चला पाता। इससे दोस्तों ऑटो वाला इमोशनल हो जाता है और उसे कुछ पैसे दे देता है, मगर फिर वो जो देखता है ना, उसको देखकर बिल्कुल हैरानी हो जाता है, क्योंकि रहे होते हैं तो वहाँ जाकर वो भिखारी अपने पैरों पर खड़ा होकर मस्त डांस करने में लग जाता है। और शाम को जब ये भिखारी अपना भीख मांगने का काम खत्म करके घर जा रहा होता है ना, तो जैक नाम का एक बच्चा उसके पास आता है और भिखारी की थाली से खन खन की आवाज़ को सुनकर कहता है कि वाह, लगता है आज तुम्हारी अच्छी कमाई हो गई है। एक मुझको दे दो ना, मैंने दिन भर ट्रैफिक सिग्नल पे आवाज़ लगाकर किताबें और पेन बेचने की कोशिश की, मगर कोई नहीं आया। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि तुम पैसे कमा कैसे लेते हो। भिखारी भी कहता है कि अबे, भीख मांगना भी तो एक आर्ट है, ये सबको नहीं आती। इसके बाद जैक भिखारी से कहता है कि मैं अपने लिए दाल चावल लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें भी चाहिए क्या? भिखारी मना कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में एक पिज्जा डिलीवरी गाय लोकेशन पर पहुंचता है और अपने कस्टमर को कॉल करता है, मगर कॉल पिकअप नहीं किया जा रहा था। तभी उसे एक भिखारी अपनी झोपड़ी से आवाज़ लगाता है कि इधर आजा भाई। पिज्जा डिलीवरी वाला हैरान हो जाता है कि भिखारी होकर इसने पिज्जा ऑर्डर करने को मंगवाया और यह फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि यह अपने फ़ोन पे देना ऊपर वाले, ताकि वह पैसा कमा सके और मैं उनसे भीख मांगकर पैसा कमा लूं। इसके बाद वो अपने चेहरे पे कोले का चूरा वगैरह लगाकर काम पे जाने की तैयारी करता है। काम कौन सा? भीख मांगने का। ये देखकर भिखारी का पड़ोसी चिढ़ जाता है और अपने बेटे से कहता है कि देखो, ये भिखारी तैयारी तो ऐसे कर रहा है जैसे कि किसी बड़े एग्ज़ाम में जा रहा हो या किसी ऑफिस के लिए जा रहा हो।
देखो बेटा, मैं जब 12 साल का था तब से मैंने जी जान लगाकर मेहनत की और आज देखो मेरे पास घर है, बीवी है, बच्चे हैं। मैं तुम्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेज पा रहा हूँ। कितनी आराम की ज़िंदगी है हमारी। इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान देना ताकि इस भिखारी की तरह तुम्हारी ज़िंदगी ना हो और किसी और के आगे कभी हाथ ना फैलाने पड़े। इससे भिखारी हो जाता है ओनाफे दोस्तों और कहता है कि पूरी ज़िंदगी मेहनत करके तुमने उखाड़ क्या लिया, बताओ। हो तो तुम एक भिखारी के पड़ोसी ही ना। क्या बात कह दी इसने। इसके बाद भिखारी अपनी भीख मांगने वाले अड्डे पर जाकर आराम से सेट लगा जाता है तो कुछ ही दूरी पर मजदूर खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि हम इस भिखारी को समझा कर थक गए कि भीख मांगना छोड़ दो, हमारे साथ मजदूरी करके चलो, मगर यह कि हमारी बात को सुनता ही नहीं। इस पर भिखारी एक ऐसा लॉजिक देता है जिससे कि सभी का खून खोल जाता है। तो दोस्तों, भिखारी का तर्क यह है कि तुम सब यहाँ चौराहे पर खड़े होकर लोगों से काम की भीख मांग रहे हो। तुम लोग दिन भर जी तोड़ मेहनत करोगे तो शाम को जाकर तुम्हें पैसे मिलेंगे और मैं डायरेक्टली ही भीख मांगकर पैसे मांग रहा हूँ। बोलो, हम में से कौन समझदार हुआ? मैं ना। फिर रात में भिखारी और जैक दोनों साथ में फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ भिखारी अपने पैसों से ही जैक को आइसक्रीम खिला देता है। इसके बाद वो कहता है कि फिल्म देखना है तो अपने 10 रुपये की टिकट तुम्हें खुद खरीदनी होगी, मगर कि फिल्म देखने जैसी फालतू चीज़ के लिए अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता। भिखारी पहले तो जैक को खूब सुनाता है कि जब तुम छोटे थे तो कचरे में से मैंने तुम्हें उठाया, तुम्हें भूख लगी तो खाना खिलाया, कपड़े की ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें दिया, और जब तुम बड़े हो गए और बाकी बच्चों को स्कूल जाते हुए देखकर रोने लगे तो मैंने तुम्हारा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाया, और अब जब तुम बड़े हो गए हो तो मुझे ही सही गलत का पाठ पढ़ा रहे हो क्या? ठीक है, फिर तुम रहो सही गलत के भरोसे, मैं तो चला फिल्म देखने। इसके बाद भिखारी अकेले ही फिल्म देखने के लिए चला जाता है और थिएटर के बाहर जैक बड़ा परेशान होकर भगवान से बात करने लगता है कि मैं तो सारी चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी भगवान आप मेरी कमाई नहीं करवाते। और वो लोगों से झूठ सच बोलकर चूना लगाकर पैसा कमा लेता है। यह कहाँ का इंसाफ है भगवान? कोई दिन ऐसा भी तो लेकर आ जाए भगवान कि मैं दाल चावल खाऊं और उसके पास पैसे ना हो तो वो लालच भरी नज़रों से मेरे दाल चावल की ओर देखे। प्लीज़ भगवान, ऐसा कुछ करो। और अगले दिन भिखारी का नसीब खराब हो जाता है। जैक देखता है कि भिखारी को सिर्फ 1 रुपये भीख मिले हैं। तो जैक कहता है कि वाह भगवान, आपने इतनी जल्दी सुन ली क्या मेरी? अब मज़ा आएगा ना। फिर वो भिखारी से कहता है कि मैं तो दाल चावल खरीदने जा रहा हूँ, तुम्हें भी चाहिए क्या? मगर भिखारी कहता है कि दाल चावल ना, मैं भूखा ही रह लूँगा। फिर जैक जाने लगता है और दीवार से छिपकर जो नज़ारा देखता है ना, उससे तो जैक का भगवान पर से भरोसा ही उठ जाता है, क्योंकि भिखारी के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें बैठा आदमी कहता है, आज मेरा बॉस का देहांत का 1.25 दिन है, आज हमें 25 भूखे लोगों का पेट भरना है, एक आदमी कम हो रहा है, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? दोस्तों, ये सुनते ही भिखारी पहले मेनू पूछ लेता है। वो लजीज खाने का नाम बताता है तो तुरंत ही भिखारी उनकी गाड़ी में बैठकर भोज खाने के लिए चला जाता है और जैक अपना तो सा मुंह लेकर दाल चावल खाने को जाता है। तो वहाँ पर पहुँचकर भिखारी देखता है कि यह तो किसी राजमहल से कम नहीं है। हालांकि सारे भिखारियों को राजमहल से दूर गार्डन में ही खाना खिलाया जाना था, मगर भिखारी मन में सोचता है कि काश ऐसे घर में रहने का नसीब मेरा भी हो जाता। इसके बाद सारे भूखे लोगों को भरपेट टेस्टी खाना खिलाया जाता है और उनसे यह भी कहा जाता है कि हमारे बॉस की आत्मा की शांति प्रार्थना करें। तो खाना खाने के बाद जहां सारे लोग अपने घर को वापस जाते हैं, वहीं भिखारी महल के अंदर घुस जाता है यह देखने के लिए कि महल बाहर से जब इतना सुंदर है तो अंदर से कैसा दिखता होगा।
तभी जैक टेलीफोन बूथ से भिखारी के फ़ोन पे कॉल करता है और उससे भी भिखारी सारी बात बताता है। जैक अब हो जाता है काफ़ी परेशान और उसे वापस घर आने को कहता है कि अरे तुम्हें किसी ने वहाँ पर देख लिया तो तुम्हें चोर समझकर मारेंगे पीटेंगे। मगर भिखारी इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाला नहीं था। वो पूरे घर का चक्कर लगाता है और वहाँ के सन्नो शौकत के बारे में जैक को फ़ोन पर सारी बातें बताता है। कहता है कि यहाँ पे तो इतनी सीढ़ियाँ हैं कि गिनने में ही पूरा हफ्ता निकल जाएगा। एक बड़ी सी फिश टैंक है जिसमें सिर्फ एक ही छोटी सी मछली जो इधर से उधर घूम रही है। तभी उसकी नज़र घर पे तारा नाम की एक लड़की पर पड़ती है, जिसको देखकर भिखारी थोड़ा डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, मगर सारे गेट लॉक्ड होते हैं। इसीलिए जैक के कहने पे भिखारी ऊपर वाले माले पे जाता है ताकि वहाँ पर कोई बालकनी वगैरह होगी तो वहाँ से भाग जाए। मगर तभी भिखारी की नज़र हरी नाम के एक और आदमी पे पड़ती है। वह जहाँ बैठा होता है ना, वहीं तारा आकर कॉफ़ी पीने लग जाती है। तो हरी गुस्से में कहता है कि यह घर इतना बड़ा है, फिर भी तुम मुझसे इतना चिपक के क्यों रहती हो? चैन से एक जगह पर बैठने क्यों नहीं देती? तुम दोनों ने ना मेरी मिलकर लाइफ ख़राब कर दी है। देखना, मैं तुम्हें अब जिंदा दफना दूंगा जिस दिन मुझे गुस्सा आएगा तो। मगर तारा कोई रिस्पांस नहीं देती, जिससे भिखारी को लगता है कि यह लगता है वाइफ हस्बैंड का झगड़ा है। लगता है वाइफ ने किसी आदमी के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को चीट किया है, इसलिए हस्बैंड इतने गुस्से में है। तभी फ़ोन पे जैक कहता है कि अरे हमें इससे क्या, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। मगर भिखारी कहता है कि ना मुन्ना ना, मैं इतनी जल्दी नहीं आने वाला। ये दोनों मियाँ बीवी तो आपस में झगड़े में बिज़ी हैं और ये तो मुझे नोटिस करने वाले हैं नहीं। मैं तो 2-3 दिन यहीं पर गुजार कर ही आऊँगा। और यह कहने के बाद भिखारी फ़ोन काट देता है। इसके बाद वह पूरा राजमहल घूमने की यात्रा पे निकल जाता है और जगह जगह पर जो भी खाने की चीज़ें उसको दिखती हैं उनसे मस्त ऐश करता है। वह ज़िंदगी में पहली बार बाथ टब में नहाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है और मखमल से भी कोमल बिस्तर पे सो जाता है। दोस्तों, अपने मतलब पूरे सपने साकार कर लेता है और यह यहाँ तक कि सपने में उसे अपनी वाइफ कनी के साथ बिताए हुए मनुष्य पल भी याद आते हैं। जब दोनों फुटपाथ में लेटे हुए थे और भिखारी को नींद आ रही थी, कनी उससे ये पूछ रही थी कि आज तुमने कितना बोरी उठाया? वो बताता है कि 258 बोरियां। ये सुनकर कनी कहती है कि तुम्हारी पीठ पर दर्द हो रहा होगा ना, चलो घूमो, मैं तुम्हारी पीठ दबा देती हूँ। तो भिखारी कहता है कि लोग न झूठ कहते हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। इतने सालों से हम दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं, मगर अभी तक हम फुटपाथ पे ही सो रहे हैं। बताओ। यानी कि दोस्तों, भिखारी हमेशा से भिखारी नहीं था, वो भी मेहनत किया करता था और उसकी वाइफ भी थी, जिसे उसने बहुत पहले वादा किया था कि एक दिन मैं तुम्हें एक खूबसूरत सा घर गिफ्ट करूंगा जिसमें हम साथ साथ रहेंगे। मगर लगता है वो वादा कभी पूरा नहीं हो पाया। आगे क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, रात के 3 बजे भिखारी की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि हरी स्टोर रूम के दरवाजे से झांक कर अंदर कुछ देख रहा है और फिर गुस्से में वहां से जा भी रहा है। तो भिखारी को चूल मचती है कि आखिर स्टोर रूम में ऐसा क्या है। वो भी झांक कर देखता है तो डर जाता है, क्योंकि तारा हरी की लाश को काट रही थी। और तभी अचानक भिखारी को हरी का भूत अपने सामने दिखाई दे जाता है, जिससे वह डर कर चिल्ला देता है और चीखें सुनकर तारा भी दरवाज़ा खोल देती है। भिखारी को देखकर तो वो भी डर जाती है। अब भिखारी अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है और सीढ़ी से गिरकर हो जाता है बेहोश। जब वो होश में आता है तो वहाँ पर एक मोटा सा लॉयर होता है, जिसे सारी बात तारा बता रही थी। लॉयर भिखारी का फ़ोन चेक करता है और समझ जाता है कि कल यह भिखारी ज़रूर खाना खाने आया होगा और वापस यहाँ से नहीं गया। लॉयर नोटिस करता है कि भिखारी होश में आ गया है, मगर मरे हुए होने की वो एक्टिंग कर रहा है। इसलिए वो कुल्हाड़ी लाकर भिखारी को काटने की एक्टिंग करता है। तो भिखारी तो हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता है दोस्तों।
तब लॉयर कहता है कि अगर हम तुम्हें जिंदा छोड़ दें और तुम पुलिस के सामने जाकर बक दो तो हमारी तो लंका लग जाएगी यार। भिखारी कहता है कि नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला, आप बस मेरी जान बख्श दो। लॉयर कहता है ठीक है, इसके बदले तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुमसे करने को कहूँगा। तो वो हाँ कर देता है। अच्छा, तो तुम्हें किसी की नकल करनी होगी। अब इससे तारा परेशान हो जाती है और कहती है कि यह कैसे कर पाएगा। अरे मैंने तुम्हें किसी प्रोफेशनल एक्टर को लाने के लिए कहा था। लॉयर कहता है कि मैं तो वही ढूंढने गया था मेरी माँ, मगर फिर तुमने कॉल करके मुझे यहाँ बुला लिया और वो लोग 2 घंटे में आने भी वाले हैं। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें इस भिखारी से एक्टिंग करवानी होगी। वैसे भी आजकल भिखारी एक्टिंग में तो एक्सपर्ट होते ही हैं। इसके बाद भिखारी को लॉयर सारी बात बताता है कि यह महल ग्रेट एक्टर बोस का है, जिनकी कुछ दिनों पहले मौत हो गई है। उनकी एक बेटी मंदाकिनी है और साथ ही एक नाजायज़ औलाद भी है। बोस ने अपनी सारी प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में बांटने की विल बनाई थी। अब 2 घंटे में मंदाकिनी अपने बेटे वरुण के साथ आने वाली है। वो चेक करेगी कि तुम ही असली नाजायज़ औलाद हो या नहीं। भिखारी घबराते हुए कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर मुझे यह पूछना है कि पीछे जो आदमी बैठा हुआ है, क्या वह आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? तभी लॉयर कहता है कि अरे तुम तो एक्टिंग के बादशाह हो कसम से। मगर उसे क्या पता था कि भिखारी एक्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि उसे तो सच में हरी का भूत दिखाई दे रहा है। अब लॉयर और तारा मिलकर जल्दी से भिखारी का मेकओवर कर देते हैं, पर भिखारी के गले में काला धागा होता है जिसमें 2-4 घुंघरू होते हैं। भिखारी उसे किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता। अगले सीन में मंदाकिनी अपने बेटे वरुण के साथ एक तरफ बैठी होती है और दूसरी तरफ लॉयर के साथ भिखारी नाजायज औलाद बनकर बैठा होता है। दोस्तों, अब तारा ने भिखारी के कान में एक छोटा सा ईयरफोन लगाया होता है, जिसकी मदद से वो भिखारी से कैसे एक्ट करना है वो गाइड कर रही होती है। लॉयर मंदाकिनी को बताता है कि ये आपके डैड की नाजायज औलाद है, जिसे बोस बाबू ने 50 साल की उम्र में पैदा किया था और पैदा होते ही एक और फनेच में डाल दिया था। मगर दोस्तों, मंदाकिनी बहुत ही चतुर औरत है। वो अपने साथ 2-4 बच्चों की ब्लैक एंड वाइट पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आई थी, जिसको देखते ही वो भिखारी से कहती कि देखो देखो, तुम पहले कभी मिले नहीं हो, इसलिए हमें नहीं पता कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। मगर हाँ, जब तुम छोटे थे तो तुमने अपने एक पासपोर्ट साइज फोटो बनवाई थी। अब तुम बताओगे कि चारों फोटो में से तुम्हारी बचपन की फोटो कौन सी है? तभी हरी कहता है कि अरे अरे, ये तो मेरी बचपन की फ़ोटो है, जिससे भिखारी अंदाज़ा लगा लेता है कि कौन सी फ़ोटो हो सकती है और वो बिल्कुल सही फ़ोटो पे हाथ रख देता है। जिसके बाद मंदाकिनी कहती है कि ठीक है वरुण, तुम पेपर्स पे साइन कर दो, मैं आखिरी बार घर देखकर आ जाती हूँ। उसके जाने के बाद हरी का भूत बिल्कुल पागल हो जाता है और वो वरुण से कहता है कि अरे पागल आदमी, साइन मत करो, ये लॉयर बहुत ही चालू चीज़ है, ये आदमी नाजायज़ औलाद नहीं है, इसे तो इन्होंने ज़बरदस्ती नाटक करने पे मजबूर किया है। मगर वरुण को कहा दोस्तों, भूत की आवाज़ थोड़ी ना आने वाली थी। तब हरी का भूत भिखारी के पास जाता है और कहता है कि तुम गलत का साथ कैसे दे सकते हो। वरुण इस घर में पला बड़ा है, उसके सेंटीमेंट इस घर से जुड़े हुए होंगे, मगर भिखारी उसकी बातों को फुल इग्नोर कर जाता है। तब हरी कहता है कि तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं भूत आखिर कैसे बना, तो सुनो, इन्होंने मुझे भी सारी कहानी सुनाई थी और 20 लाख का लालच दिया था यह नाटक करने के लिए। इसके बाद ये दोनों मिलकर मुझे इस महल में लेकर आए और मेरा मेकओवर किया, मुझे सुला दिया। इसके बाद तारा लॉयर के पास गई और उससे कहने लगी कि सुनो, पहले जब आपने अपना प्लान बताया था कि हम ओरिजिनल नाजायज औलाद के पास जाएंगे और उसे यकीन दिलाएंगे कि वो ओरिजिनल नहीं है, बल्कि हम तो पैसों के बदले उससे एक्टिंग करवा रहे हैं, तो वो ओरिजिनल होके भी एक्टिंग करेगा और आसानी से पेपर्स पे साइन करने के लिए मान भी जाएगा और फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होगी। जब तुमने ये बातें मुझे बताई तो मुझे तो ये आइडिया बिल्कुल बकवास लगा, मगर ये जो मूर्ख हरी
ये तो सच में हमारी बात में आ गया। जहां ये बैठे बैठे करोड़ों का मालिक बन सकता था, इसने तो सिर्फ 20 लाख में ही बात मान ली। हरी आगे कहता है कि उसी वक्त मुझे हिचकी आ गई, जिससे तारा और लॉयर का ध्यान मेरे पे आ गया। वो समझ गए कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, इसलिए उन्होंने मुझे उसी रात पकड़कर मार डाला। तो सोचो, जब इन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया तो क्या गारंटी है कि काम खत्म होने के बाद ये तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे? बताओ। अब ये सारी बातें सुनकर तो दोस्तों भिखारी के कान खड़े हो जाते हैं और वह मंदाकिनी के आगे सारी सच्चाई बक देता है कि मैं तो मामूली सा भिखारी था मैडम, इन्होंने मुझे पकड़कर नाजायज़ औलाद बना दिया, प्लीज़ मुझे बचा लो। और यह सुनकर तो मंदाकिनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लॉयर और तारा को सुनाती है कि तो यह नमूना उठाकर लेकर आए हो तुम लोग, वो तो अच्छा हुआ कि मैं पहले आ गई टेस्ट करने के लिए, अगर ये सबके सामने अपना मुंह खोल देता तो लो भैया। अब यहाँ पे दोस्तों एक और ट्विस्ट आ गया कि तारा ही मंदाकिनी की बेटी है। बोस के तो 4 बच्चे हैं और सब शादीशुदा हैं और बच्चों वाले हैं। वह जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं भिखारी को मिलने के लिए, यानी कि नाजायज़ औलाद को मिलने के लिए। और यह भिखारी है कि इसने तो अपना सारा मुंह खोल दिया। तो अब सारे मिलकर भिखारी को धमकाते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अब जो आने वाले लोग हैं उनके सामने तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा और जैसा हम कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करना होगा। दोस्तों चलिए बोस बाबू के बाकी बच्चों से भी थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं। बोस बाबू की सबसे बड़ी बेटी मंदाकिनी है जो कि विधवा है और उसके 2 बच्चे हैं वरुण और तारा, जिनसे अभी आप मिल चुके हैं और आपने देख लिया है कि वो कैसे हैं। इसके बाद है रुद्रा, जिसकी बीवी है ही नहीं और इसकी बेटी है वासु और बेटा है विक्रम। वासु बहुत ही काइंड हार्टेड है दोस्तों। इसके बाद राधा नाम की बेटी है जिसका हस्बैंड है, उसका नाम है सुनील और इनका बेटा भी है वसन, जो कि हमेशा से बोस बाबू की तरह ग्रेट एक्टर बनना चाहता है। उसे वैसे किसी फिल्म में कास्ट तो नहीं किया गया, मगर वो अपने नाना के किए गए रोल से काफ़ी अपसेज है और इसी तरह वो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है। यही नहीं, वो अपने नाना की एक्टिंग से बहुत प्यार करता था और उनकी फिल्मी कैरेक्टर को अपने अंदर लाने की कोशिश करता है। फिलहाल वो अंधा बनकर आया हुआ है, मतलब अंधे बनने की एक्टिंग कर रहा है। फिर है छोटा बेटा कुबेर, जिसकी थोड़ी मोटी वाइफ है दिव्या और बेटा है छोटू। इसके अलावा कुबेर की सेकंड वाइफ भी है, जिसे वो प्यार से बेबे माँ कहता है। बेबे माँ बहुत ही यंग एंड प्रीटी है दोस्तों। तो यहाँ पर ख़त्म होता है फैमिली इंट्रोडक्शन। और जब सारे लोग आ जाते हैं तो लॉयर बॉस बाबू के ट्विन ब्रदर को कॉल करके कहता है, आपके भाई साहब चाहते थे कि जब विल पढ़ा जाए तो आप भी वहाँ पर मौजूद हो, मगर वह कुछ जवाब नहीं देते और कॉल कट कर देते हैं। तब लॉयर बोस बाबू के बच्चों को विल पढ़कर सुनाता है। बोस बाबू की 300 करोड़ की वेल्थ है, जिसमें से उन्होंने मंदाकिनी को 12 लाख, रुद्रा को 15 लाख, कुबेर को 25 लाख, राधा को 13 लाख देने की बात कही है और बाकी के 299 करोड़ अपने नाजायज बेटे को देने की बात कही है। इससे बोस बाबू के सभी बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं और भिखारी को उस रूम से बाहर भेजकर लॉयर से खूब बहस करते हैं कि वो नाजायज बेटे को इतनी रकम कैसे दे सकते हैं। इस पे लॉयर कहता है कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यह तो आपके डैड की विल है, उन्होंने ही बनाई है। अगर आप लोग मेरे साथ बदतमीजी करोगे तो मैं आप लोगों पे केस कर सकता हूँ, समझ लीजिए मेरी बात को। तो इस पे मंदाकिनी और उसका बेटा लॉयर की साइड लेते हुए कहते हैं कि बेकार के कोर्ट केस में क्यों फंसना, हम लोगों को जो कुछ भी मिल रहा है उससे ही संतोष कर लेना। पर बाकी के लोग इस बात पे एग्री नहीं होते और लॉयर से कहते हैं कि देखो जो बन पड़ता है करो, चाहो तो हमें अपनी जांजा में से कुछ देना पड़े, तुम केस करो, कैसे भी करके ये नाजायज़ औलाद वाला झमेला ही ख़त्म कर दो।
तब लॉयर 10 पर की मांग रखता है और लोग थोड़ी बहस के बाद उसकी बात को मान लेते हैं। तो तब जल्दी से भिखारी के पास जाता है लॉयर और कहता है कि उन लोगों ने मुझे तुम्हें मारने को कहा है। देखो, मैं तुम्हें मारने की एक्टिंग करूंगा और तुम मरने की एक्टिंग करना, और फिर 10 मिनट के बाद मैं तुम्हारी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाहर डाल दूंगा, वहां से तुम भाग जाना। जिसके लिए भिखारी तो मान जाता है दोस्तों, मगर जब सारे लोग आते हैं ना, तो उनके सामने लॉयर पीछे से अपनी बेल्ट उठाकर भिखारी के गले को कसने लग जाता है। थोड़ी देर तो भिखारी एक्टिंग करता है, मगर फिर उसे सच में दर्द हो जाता है। तो वह लॉयर से धीरे से कहता है कि अरे, आपने तो एक्टिंग करने को कहा था, मगर मुझे तो सच में दर्द हो रहा है। तो लॉयर जवाब देता है कि अबे बेवकूफ, तुझे क्या लगता है अगर मैं मारने की इंटेंशन से तुम्हारे पास आता तो तू भाग नहीं जाता क्या? शांति से तुझे मार पाऊं, इसीलिए मैंने तुझसे झूठ कहा। और यह सुनकर भिखारी बहुत ही ठगा हुआ महसूस करता है। तब हरि का भूत भिखारी को मोटिवेट करता है कि तुम भी मेरी तरह मर नहीं सकते। पास में रखी कोई चीज उठाओ और दे मारो इस मोटे गेंडे के सर पर। भिखारी ऐसा ही करता है और लॉयर के सर पर मारकर दूसरे रूम में भाग जाता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। मगर पीछे बढ़ते हुए वह गलती से वसंत से टकरा जाता है, जो कि अभी भी अपने अंधे वाले कैरेक्टर में है। दोस्तों, वह अपनी लाठी ढूंढने लग जाता है। अब लॉयर कहता है कि आप सबने देख ही लिया कि वह कितना खतरनाक है। अगर अब आप लोग चाहते हो कि मैं उसे मारूं, तो आप लोगों को मेरी परसेंटेज बढ़ाकर 15 पर करनी होगी। तभी वसंत कलाम बच जाता है। अब उसका दूसरा कैरेक्टर में जाने का टाइम हो गया है। वो कहता है कि जब बात 15 पर की है तो क्यों ना मैं इसको मार दूं। फिर वसंत अचानक अपने सारे कपड़े फाड़कर मोगली के कैरेक्टर में आ जाता है और भिखारी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। दोनों चूहे बिल्ली की तरह भागते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि दोस्तों, भिखारी के सीने पर चढ़कर वसंत उसको दांत काटता है। तो बाकी लोग आकर उसको हटाते हैं, क्योंकि अब बात यह आ गई थी कि जो भी उस नाजायज औलाद को मारेगा उसे 15 पर दिए जाएगा। इसीलिए भिखारी के सभी जान के दुश्मन बन जाते हैं। और अब इन सभी में भिखारी का सिर्फ एक ही दोस्त है, वो है हरि, जो कि भूत बन चुका है, जो हर बार उसे बचाने की कोशिश में है। वहीं दूसरी ओर मंदाकिनी का बेटा अकेले में लॉयर का गला दबोच लेता है और कहता है कि लालची लॉयर, तूने हमसे पहले हाथ मिलाया था ना, हम तो तुझे अच्छे पैसे भी दे रहे थे। फिर तेरा ईमान कैसे डोल गया और तूने बस हमें धोखा देने की कोशिश की है। तुझे पता है ना मेरा बिजनेस फेल हो गया था, उसकी वजह से मुझ पे 70 करोड़ का कर्ज है। अब मैं उसके पैसे कैसे चुकाऊंगा? जिस पे मंदाकिनी कहती है कि नहीं बेटा, हम लॉयर के शेयर में से पैसे ले लेंगे और अगर इसमें कोई नोक झोंकी तो हरि के कत्ल में इस लॉयर को फंसा देंगे। लॉयर भी उनसे माफ़ मांगता है और अब इनकी बात मानने को तैयार हो जाता है और मंदाकिनी के बेटे वरुण के साथ मिलकर भिखारी को मारने के लिए जाता है। वहीं भिखारी छुपते छुपते वासु के कमरे में चला जाता है। वासु, जो कि दिल की बहुत ही अच्छी है, वो भिखारी की मदद करने को तैयार हो जाती है। वो पहले तो भिखारी को सारी बात बताती है कि 15 पर पानी की वजह से सभी तुम्हारी जान के दुश्मन बन चुके हैं और उन्होंने तो बाहर कुत्ते भी खोल के रखे हुए हैं, जो कि 10 से भी ज़्यादा दिनों से भूखे हैं। तो अगर तुम मंदिर के जानवर से बचकर बाहर निकल भी गए तो वह कुत्ते तुम्हें नोच कर खा लेंगे और तुम्हारा वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वैसे तुम्हें बचाने का एक प्लान है मेरे पास। जिस पे हरि कहता है कि पूछो पूछो, ये तुम्हारी हेल्प करना चाहती है, कहीं यह भी तुम्हारे दोस्त बनने का नाटक न कर रही हो। भिखारी वासु से पूछता है तो वो कहती है, मैं कोई दूध की धुली नहीं हूँ, मैंने भी पास्ट में एक पाप किया था जिसका अफसोस मुझे आज तक है, इसलिए मैं कोई और गलत काम नहीं करना चाहती।
तुम बताओ तुम्हें किस चीज़ का अफसोस है। तो भिखारी बताता है कि जब मैं 4 साल का था तो मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी मुलाकात कनी नाम की एक लड़की के साथ हुई, वो भी अनाथ थी। धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बन गए, हम एक साथ बड़े हुए और फिर हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। हमने यहाँ तक कि शादी भी कर ली और एक बच्चे को जन्म भी दिया। मगर मेरी पत्नी कनी की मौत मेरे बेटे जैक के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही हो गई थी। तो मैंने तो उसे अपना बेटा मारने से इनकार कर दिया ताकि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसे कल ज़्यादा तकलीफ ना हो। मगर मेरा दिल ही जानता है कि अगर मैं जैक को सच्चाई बताए बिना मर गया कि मैं ही उसका बाप हूँ तो मुझे कितना अफसोस होगा। यह सुनकर वासु थोड़ी इमोशनल हो जाती है और भिखारी को उसके बेटे से मिलवाने के लिए उसे एक प्लान बताती है कि देखो मैं यहाँ से गिरा दूंगी जिससे सभी का ध्यान उस पर आ जाएगा और सभी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे और मैं चुपके से तुम्हें एक भील वाला बॉक्स में डालकर गराज तक लेकर जाऊंगी। वहाँ से तुम मेरे ग्रैंडपा के कार से फरार हो जाना। मगर शेर तो बाहर है और इस रूम के बाहर वसन भूत वाले कैरेक्टर में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है।